मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10th हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन का फर्स्ट टॉपिक जो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसमें हमने नेपोलियन कोड जो था उसके बारे में भी पढ़ा कि किस तरह से नेपोलियन ने सोसाइटी में चेंज लाई थी। और शुरू में लोगों ने नेपोलियन के जो भी लॉज थे, जो प्रिंसिपल थे, जो कानून थे, उनका वेलकम किया था, स्वागत किया था, और बाद में लोग उसके ही अपोज हो गए थे। और उस वीडियो के आखिर में हमने बैटल ऑफ वाटरलू के बारे में देखा कि जो यूरोपियन पावर थी, नेपोलियन के अलावा जो पावर थी, जैसे प्रशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और रशिया, इन सब ने मिलकर नेपोलियन के खिलाफ एक बैटल की थी। और जिस बैटल में नेपोलियन जो थे वो हार गए थे, उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। तो वो जो पहला वीडियो हमारा जो था उसमें हमने फ्रांस के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, फ्रांस में नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप जो एक कंटिनेंट है वहां पे नेशनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई। तो ये टॉपिक हमारा मिड 18th सेंचुरी से शुरू होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 1750 के आसपास यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। तो नेशन स्टेट के बारे में आपने पहले भी पढ़ा। नेशन स्टेट वो होती है जहां पे वियर मेजॉरिटी ऑफ पीपल शेयर कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं उनका कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन ट्रेडिशन हो, एंड गवर्नमेंट विद एग्रीमेंट, और गवर्नमेंट जो हो वो लोगों की राय से बने, तो लोगों की मर्जी की हुकूमत हो। तो हमारे माइंड में एक सवाल यहां पे आ जाता है कि क्यों मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 1750 में, क्यों यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। तो इसका रीजन है डाइवर्सिटी। यूरोप में उस वक्त अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, लोगों में बड़ा डिफरेंस था, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग होते थे। वहां की गवर्नमेंट जो होती थी वो लोगों की रजामंदी से नहीं होती थी। मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे दूंगा हैब्सबर्ग एम्पायर की, जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर थे। वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी, इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी, और जर्मन स्पीकिंग पीपल भी वहां पे थे, जिसकी वजह से वहां पे नेशन स्टेट का आइडिया किसी के माइंड में नहीं आ रहा था। तो नेशन स्टेट का आइडिया आने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा कि लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, उनका एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, उनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए, वहाँ का कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए, वहाँ का कॉमन ट्रेडिशन होना चाहिए, वहाँ की कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास एक और दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि अगर यूरोप में नेशन स्टेट नहीं थी तो फिर ये आइडिया आया कैसे, नेशन स्टेट का जो आइडिया था वो कैसे आया। तो इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करने के लिए मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, कि यूरोप में उससे पहले जो थी सोसाइटी जो थी वो दो हिस्सों में बंटी हुई थी, दो क्लासेस में बंटी हुई थी। यूरोप की सोसाइटी जो थी, यूरोप का समाज जो था, वो जो थे वो दो क्लासेस में बंटे हुए थे। एक क्लास जो थी वो एरिस्टोक्रेट थे, एरिस्टोक्रेसी, और दूसरे थे पीजेंट्री। तो जो तीसरी क्लास उभर के सामने आई थी, मिडिल क्लास, उसकी वजह से नेशनलिज्म जो है वो यूरोप में शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पहले जो थे यूरोप में, यूरोप की सोसाइटी में जो दो क्लासेस थी उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? एरिस्टोक्रेट होते हैं हाई क्लास के लोग, ऊंचे दर्जे के लोग, हुकूमत उमरा, जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं, लैंडलॉर्ड जागीरदार लोग जो होते थे। और दूसरा पॉइंट मैं बताऊं एरिस्टोक्रेसी का, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेट क्लास होते थे। वो समाज में भी मतलब लोगों पे हुकूमत करते थे, और पॉलिटिकली तरीके से भी वो डोमिनेट क्लास होते थे, वो दूसरों पे डोमिनेट होते थे, दूसरों पे हुकूमत करने वाली क्लास होती थी, वो ऊंचे दर्जे के लोग होते थे। तो एरिस्टोक्रेट जो होते थे वो स्मॉल ग्रुप में होते थे, मतलब उनकी पॉपुलेशन जो है, उनकी आबादी जो है वो कम होती थी। एरिस्टोक्रेट लोग, अमीर लोग जो होते थे उस वक्त वो कम होते थे। चौथा पॉइंट है यूनाइटेड इन कॉमन वे ऑफ लाइफ। जितने भी एरिस्टोक्रेट यूरोप में थे उनकी वे ऑफ लाइफ जो था, जिंदगी बिताने का, जिंदगी जीने का तरीका जो होता था वो
वो कॉमन होता था, एक जैसा होता था। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फैमिली कनेक्टेड बाय मैरिज। तो वहां की जो परिवार जो थे, जो भी एरिस्टोक्रेट लोग होते थे यूरोप में, वो एक दूसरे के साथ किस वजह से जुड़े हुए थे? मैरिज की वजह से। वो अपने ही क्लास में, अपने ही कल्चर के लोग और अपने ही लेवल के लोग जो होते थे, वहीं पे उनकी मैरिज वगैरह होती थी, और वैसे ही उनकी फैमिली जो थी वो एक दूसरे से कनेक्ट की हुई थी। और दूसरी जो क्लास थी यूरोप में उस वक्त, वो थे पीजेंट लोग, किसान लोग। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये एरिस्टोक्रेट जो होते थे वो हाई क्लास के लोग होते थे, और पीजेंट जो होते थे वो लो क्लास के होते थे। ये ऊंचे तबके के लोग और ये निचले तबके के लोग। ये गरीब लोग, ये इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते थे और ये वीक होते थे। और ये लोग जो होते थे वो लैंडलेस पॉपुलेशन होती थी। यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड थे, इनके पास जमीनें जागीरदारें होती थी, और इनके पास कोई जमीन वगैरह नहीं होती थी। दूसरा पॉइंट क्या है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। पीजेंट लोगों की पॉपुलेशन जो होती थी वो मेजॉरिटी में होती थी, ये ज्यादा लोग होते थे, किसान जो है वो ज्यादा थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनके पास सभी राइट्स होते थे, जो भी राइट्स, सब जो हक, सब एरिस्टोक्रेट लोगों के पास होते थे। लेकिन पीजेंट के पास नो राइट्स, उनके पास कोई भी राइट्स नहीं होते थे, कोई भी हकूक वगैरह इनको नहीं दिए जाते थे। चौथा पॉइंट क्या है? कल्टीवेट एंड लुक आफ्टर द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट। पीजेंट क्या करते थे? वो काश्तकारी करते थे और देखभाल करते थे एरिस्टोक्रेट की जमीन का। तो ये दो क्लासें थी यूरोप में पहले। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यूरोप में एक तीसरी क्लास जो है वो उभर कर सामने आई। वो कौन सी क्लास थी? वो मिडिल क्लास उसे हम कहते हैं। इसको हम न्यू एजुकेटेड मिडिल क्लास भी कहते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पे आया ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कैसे नई क्लास एक उभर के सामने आई। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो थर्ड क्लास जो है उभर के सामने आई। मिडिल क्लास लोग जो थे, उनमें कौन कौन लोग थे? एजुकेटेड पीपल थे, पढ़े लिखे लोग थे। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग भी इसमें आ जाते हैं, जैसे डॉक्टर आ गए, टीचर्स आ गए। तो इन लोगों के कुछ आइडियाज थे, विचार थे कि क्यों यूरोप में शुरू से ही राजा महाराजाओं का दौर है और क्यों सभी लोगों को बराबर के राइट्स नहीं दिए जाते हैं। इसलिए उन लोगों के दिमाग में दो आइडियाज आए, कुछ आइडियाज आए। वो आइडियाज कौन थे? वो आइडियाज थे, पहला आइडिया जो इनका था वो नेशन यूनिटी का था, और दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म का। जो ये न्यूली इमेजिन्ड मिडिल क्लास कैम बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो मिडिल क्लास जो नई जो इमर्ज हुई, जो सामने उभर कर आई, तो उनके दो आइडियोलॉजी थे, दो आइडियाज थे। पहला आइडिया था नेशन यूनिटी का, और दूसरा था लिबरल नेशनलिज्म का। तो नेशन यूनिटी का क्या मतलब होता है? नेशन मतलब एक पूरा कौमी इत्तेहाद, भाईचारा होना चाहिए, सब लोग मतलब एक जैसे हों, उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो, सबकी एक पहचान हो, सबके एक जैसे कल्चर हो, सबका एक जैसा लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और टेरिटरी हो। तो ये आइडिया इनके माइंड में आया। और दूसरा आइडिया क्या था? लिबरल नेशनलिज्म का। अब लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? लिबरल का मतलब होता फ्री, मतलब आजाद। लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया उनका क्या था? वो क्या कहते थे? दे बिलीव्ड दैट यूरोप और आवर नेशन शुड बी फ्री। ये का जो दूसरा आइडिया जो था मिडिल क्लास लोगों का, उनका ये आइडिया था कि हमारा जो यूरोप है, या हमारा जो देश है जिसमें हम रहते हैं, वो फ्री होना चाहिए। वहां पे किसी की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे किसी की अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। और इसका दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। यहाँ पे हर आदमी जो है वो फ्री होना चाहिए, उसको आजादी होनी चाहिए। एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कैसी आजादी होनी चाहिए? सब लोग कानून की नजर में बराबर होने चाहिए, सबको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए, सबको बराबर के हकूक मिलने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? गवर्नमेंट विद कंसेंट ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो हो वो लोगों की मर्जी से बने, जैसे हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, हमारी चुनी हुई हुकूमत होती है। तो ये मिडिल क्लास लोगों का भी ये आइडिया था कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों की कंसेंट से हो, लोगों की राय से हो, बनी हुई हो। चौथा पॉइंट क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। एक कानून हो, एक सब देश के लिए फिक्स कानून हो, सबके लिए एक ही कानून बना हो, और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो।
सबके लिए, मतलब जो भी हुकूमत हो वो चुनी हुई हो, लोगों की राय की हुकूमत हो, लोग उसको चुने और वो हुकूमत करे। पांचवा पॉइंट क्या है? एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल, मतलब जो ऑटोक्रेटिक रूल है, जो एक आदमी की हुकूमत है, उसका खात्मा होना चाहिए। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, मतलब उस वक्त यूरोप में पहले क्या होता था, यूरोप के जो चर्चेस वगैरह होते थे, वहां पे जो पाप होते थे, उनको मतलब स्पेशल राइट्स दिए होते थे। वो बड़ी लग्जरीज लाइफ बिताते थे, बड़ी आराम वाली जिंदगी, मजे वाली जिंदगी वो बिताते थे। तो ये मिडिल क्लास लोगों का एक आइडिया था, लिबरल नेशनलिज्म में ये आता है कि वो ऑटोक्रेटिक रूल भी खत्म होना चाहिए, क्लेरिकल प्रिविलेजेस भी खत्म होनी चाहिए, उन लोगों को जो स्पेशल राइट्स दिए गए वो भी खत्म होने चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट क्या है? प्रॉपर्टी राइट एंड पॉलिटिकल राइट्स शुड बी गिवन टू एवरीवन। जो प्रॉपर्टी राइट है, जायदाद का जो हक है और जो सियासी हक है, वो सबको बराबर दिए जाएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूरोप में क्या था, फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट नहीं थे, औरतों को प्रॉपर्टी राइट नहीं था और उनको वोट देने का हक भी नहीं था। तो लिबरल नेशनलिज्म में ये आता है कि मिडिल एजुकेटेड क्लास का ये आइडिया था कि सबको प्रॉपर्टी राइट भी हो, पॉलिटिकल राइट्स भी हो, सब लोग मतलब वोट देने का सब लोगों को हक हो। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है कस्टम बैरियर शुड बी अबॉलिश्ड। जो वहां पे जो टैक्स सिस्टम था उसको भी खत्म किया जाए, क्योंकि टैक्स सिस्टम जो था वो ठीक नहीं था वहां का, तो उसको खत्म किया जाए। इन 1833 मर्चेंट ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू नरम्बर्ग pass through 11 custom duties and they have to pay 50% at each of them। तो कस्टम बैरियर जो है, ये जो सिस्टम जो है टैक्स सिस्टम, उसको भी खत्म किया जाए। मैं आपको बताऊंगा 1833 में जो सौदागर, जो व्यापारी लोग जो थे, हैम्बर्ग से नरम्बर्ग वो ट्रेवलिंग करते थे, व्यापार करने के लिए वहां पे जाते थे, उनको 11 जगह पे टैक्स देना पड़ता था और हर एक जगह पे उनको 5% टैक्स जो था वो देना पड़ता था। तो इस सिस्टम को भी खत्म किया जाए। उसके बाद है रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम आवर 30 to 2। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे करेंसी सिस्टम जो था, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग करेंसीज होती थी, अलग अलग जगहों में अलग अलग अपनी करेंसी होती थी। जैसे हमारी करेंसी रुपये है, रुपीज, तो वहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग करेंसीज होती थी। और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों का ये एक आइडिया था जो लिबरल नेशनलिज्म में आता है कि ये मतलब ये करेंसीज जो है ये खत्म की जाए, इतने किस्म की करेंसीज को खत्म किया जाए और ये करेंसीज जो है मतलब एक ही करेंसी हो पूरे देश के लिए। तो ये एक छोटा सा मेरा टॉपिक था जिसको मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगा। थैंक यू।